बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स इस चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस पूरे ब्रिज कोर्स में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर कोई है तो वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्योंकि अगर आप कोर्स 1 को देखें, कोर्स 2 को देखें, हिंदी भाषा शिक्षण को देखें, संस्कृत शिक्षण को देखें, अंग्रेजी शिक्षण को देखें, कोर्स 2 जो करिकुलम है उसको देखें, इन सभी जगह पर आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुख्य रूप से कॉमन दिखाई देती है। इसलिए सभी बीएड शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में इस चैनल के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तैयारी करवाने हेतु स्पेशल सीरीज भी चलाई जा रही है। आप सभी जानते हैं इसके पहले कि जो हमारी शिक्षा नीति 1986, उसके बाद उसमें संशोधन हुआ 1992 में, और उसके बाद फिर अब 2020 में एक नई शिक्षा नीति, शिक्षा को एक नया आकार देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। आज के समय में शिक्षकों को इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। एक समय था जब हम प्राचीन परंपराओं के अनुसार विद्यालयों में शिक्षण कार्य करते थे। हम लोग यह चर्चा करते हैं कि जब हमारे समय में पढ़ाई होता था आज से 20 साल 30 साल पहले, तो कुछ इस हिसाब से, यानी अपने अनुभवों को हम एक दूसरे से बांटते हैं और ये कहते हैं कि उस समय बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। आज के समय में परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो गई हैं। एआई का युग आ चुका है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं इतनी आगे निकल चुकी है। कहीं ना कहीं आज के परिवेश में जो बालक है वह हमारे परिवेश की तुलना में बहुत आधुनिक है, और जब बच्चा आधुनिक है तो उस बच्चे को जो शिक्षण प्रणाली जो जोड़ी जानी चाहिए उस बच्चे की, वह भी आधुनिक होनी चाहिए। कुछ इस हिसाब से होनी चाहिए कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फिट बैठती हो। इसीलिए हमारी शिक्षा नीति वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जैसे लगातार हमारे सामने पर्यावरण को लेकर चैलेंजेस आ रहे हैं। आज के 20 साल 25 साल पहले जल का अगर स्तर देखें आप, अगर आप वायुमंडल को देखें, आपके चारों ओर स्थित जो भी परिवेश था उसका अध्ययन करें और आज के इस परिवेश में अध्ययन करें तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। आज के समय में जगह का अभाव है। जैसे बच्चे शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में खेलने की जगह उन्हें पर्याप्त नहीं होती है। लेकिन आज की परिस्थितियां और हमारे 20 साल 25 साल पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस समय जगह का अभाव, शुद्ध हवा, स्वच्छ जल मिलता था। लेकिन आज ये सब कहीं न कहीं इसकी कमी हो रही है। तो हमारे लिए एक नया चैलेंज यह है कि हम इस प्रकार के परिवेश में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें या बालक को ऐसा बनाएं कि वो इन चैलेंजेस को, इन चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझ सके। हम इसी क्रम में आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों को कवर करने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी उद्देश्य से बनाई गई है कि बालक एक बेहतर नागरिक बन सके, समाज में अपनी भूमिका को अदा कर सके और जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उसका वो बेहतर तरीके से सामना कर सके, उसको ओवरकम कर सके, जीत सके। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों को हम सबसे पहले जानेंगे। ये बीएड शिक्षकों के लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सिद्धांत है, कुछ प्रमुख सिद्धांतों को हम यहाँ पर देखेंगे। हम लगभग 22-23 पर चर्चा करेंगे। अगर आप इसमें से 5, 6, 10 भी अगर बेहतर तरीके से परीक्षाओं में लिख देंगे, इसका यूज करेंगे। जैसे जब आप पाठ्यचर्या लिख रहे हैं, हिंदी शिक्षण पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो सब जगह ये कॉमन है, इसलिए आपको ये हर जगह काम आएगा, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थानों दोनों को मार्गदर्शन दिया गया है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यह दोनों को ही, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, आपने देखा कि हमारी जो इसके पहले की शिक्षा नीति थी 1986, उस समय तक सार्वभौमिक शिक्षा, सभी को शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी। आज आप 1986 में जो हमारी शिक्षा नीति लागू हुई थी, आप उस समय में अपने आप को रख कर देखिए, क्या सभी को उस समय शिक्षा उपलब्ध थी? शायद नहीं। तो उस शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य था, सार्वभौमिक शिक्षा, सबको कम से कम शिक्षा उपलब्ध हो सके, वो था। 1992 में उसमें संशोधन किया गया। 2009 में माफ करिएगा, 2009 में आरटी एक्ट लगाया गया और ये चीज और कानूनी अधिकार दे दिया गया कि सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा राज्य उपलब्ध कराएगा। आरटी एक्ट लागू होता है और अब आज के परिवेश में हम ये देखते हैं कि सबको शिक्षा तो उपलब्ध है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शायद नहीं उपलब्ध हो पाती है। और उसी दिशा में
कार्य करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो निर्देश दिए हैं उसी को हमें समझना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसके पहले की जो शिक्षा नीति उससे थोड़ा सा बेहतर रूप में, यानी उसमें सार्वभौमिक शिक्षा सबको उपलब्ध होनी चाहिए। अब यह है कि सबको शिक्षा लगभग उपलब्ध है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। आपने हाल ही में बहुत से फैसले माननीय सुप्रीम कोर्ट के देखे होंगे जिसमें इस बात का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है, सरकार कहती है कि हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो ये हमारी शिक्षा नीति का मुख्य एक उद्देश्य भी है, इसको भी आपको समझना है। शिक्षा प्रणाली, अब देखिएगा जो पहली यहाँ पर सिद्धांत पहला पॉइंट है कि शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थाओं दोनों को ही मार्गदर्शन देना है, यानी कि विद्यालय को भी निर्देश दिए गए हैं हमारी शिक्षा नीति में और बच्चों को भी निर्देश दिए गए हैं, अध्यापक को भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ जो हमारी शिक्षा प्रणाली है पूरी उस प्रणाली में ही आपने देखा है कि एक नया ढांचा तैयार किया गया है जिसको आप आगे जब क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी तो आप उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें आपने देखा कि जो बच्चा प्रारंभिक अवस्था में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होती है एक शिक्षक के रूप में। आप जब कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, कक्षा 1 में जब बच्चा आता है और सीधे वह 1 में प्रवेश लेता है और उसका कोई अनुभव नहीं रहता है विद्यालय का, और वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे जो LKG UKG जैसी कक्षाओं में नर्सरी में पढ़ के आ रहे होते हैं, तो हमारे सामने समस्या होती है क्योंकि एक स्ट्रिक्ट रूल, ये एक प्रकार से नियम है जो अभी बना दिया गया है कि अब बच्चा प्री प्राइमरी क्लासेज में 3 साल पहले पढ़ेगा। तो अब ये चीज़ नहीं था, अब इसी चीज़ को यहाँ पर लाया गया है नई शिक्षा नीति में कि अब ये इसको मतलब एक बेहतर रूप में लेकर आया गया है। आंगनबाड़ी को मजबूत किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC एजुकेटर्स रखे जा रहे हैं राज्यों में। ये सभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में राज्यों के द्वारा हो रहे हैं। तो हमारा यही है कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार लाया जाए। जो बच्चा प्रारंभ में विद्यालय में आता है, अनभिज्ञ रहता है, जो उसको हम बुनियादी रूप में जो बुनियादी स्तर है उसका अगर उसी जगह उसको हम मजबूत कर दें तो कहीं न कहीं बच्चा जो है आगे का जो अपना आधार, जैसे आप एक मकान बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत रखते हैं, उसी प्रकार से उस बच्चे के लिए भी आवश्यक है कि उसका आधार मजबूत हो। और इसीलिए सरकार ने और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस बात पर जोर दिया है कि जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है वह मजबूत होना चाहिए और वह बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा पद्धति होनी चाहिए या खेल। चूंकि आप देखेंगे प्राइमरी स्टेज पे जो प्री प्राइमरी क्लासेज उसमें बात की गई है खेल आधारित गतिविधियों की। तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा प्रणाली को एक नया निर्देश दिया गया है और व्यक्तिगत संस्थानों को भी निर्देश दिया गया है। सरकारी विद्यालय हैं, कन्वेंट विद्यालय हैं, शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं, सभी को निर्देश दिया गया है। तो ये आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये पहला पॉइंट आपका हो गया। तो NEP एक रोड मैप है, एक रास्ता है जिसके थ्रू होकर विद्यालय में शिक्षक को और बच्चों को हमें आगे बढ़ते हुए जाना है। अब देखिए दूसरा जो इसका सिद्धांत है आपको जानना है, प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमता की पहचान करना और विकास करना। उस बच्चे का हो सकता है कि वह बच्चा पढ़ने में कम निपुण हो, नृत्य करने में बहुत अच्छा हो, गाना गाने में, संगीत में हुआ बहुत अच्छा हो, गाना बहुत अच्छा गाता हो, तो हमें उस बच्चे की उस विशिष्ट क्षमता को पहचानना है और एक अध्यापक को यहाँ पर सुविधा प्रदाता के रूप में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अध्यापक एक मार्गदर्शक है, एक सुविधा प्रदाता है, यानी उस बच्चे के लिए एक माध्यम बनिए आपके उसको आगे किस प्रकार से बढ़ाए, किस प्रकार से वो बच्चा विकास करे। तो यही हमारा ये जो दूसरा सिद्धांत है कि हर बच्चा अलग अलग क्षमता लेकर आता है और शिक्षा का काम है कि उसे पहचाना जाए और उस बच्चे को निखरने का अवसर दिया जाए। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में औसत है लेकिन हो सकता है कि उस बच्चे में नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी हो, ऐसे में यह नीति उसे आगे बढ़ाने का अवसर देती है। यानी बच्चा जिस क्षेत्र में भी आगे है, अध्यापक के लिए और ये हमारे समाज के लिए आवश्यक है कि उस बच्चे को उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं। आगे है शिक्षकों को संवेदनशील बनाना। है एक समय ऐसा रहता था जब हम बच्चे थे और हम पढ़ते थे तो अपने शिक्षकों के प्रति, उनके कठोर व्यवहार के प्रति हम आशंकित रहते थे। हम लोग बातचीत अपने में करते थे कि सर जी बहुत मारते हैं, तो मरकहवा सर जी कहते थे, इस प्रकार से बातचीत होती थी। कोई सर बहुत अच्छे भी रहते थे। तो हमारे अंदर भी शिक्षकों, जब हम अपने आप को बच्चे के रूप में देखेंगे तो जो भूमिका हमें उस बच्चे के रूप में अपने आप को पता चलती है, वही भूमिका अब जब वह बच्चा है तो वह भी सोचेगा, तो वह बच्चा यह ना सोचे कि कोई शिक्षक मरकहवा सर जी हैं। यानी आज के परिस्थितियों में
हर अध्यापक को संवेदनशील बनना होगा। ज़्यादा जो अब इसके पहले का जो रूल रहता था, स्ट्रिक्ट जो नियम रहते थे, उसमें संशोधन करते हुए अध्यापक के लिए निर्देश है कि वे संवेदनशील बने, बच्चों की जो भी क्षमताएं हैं उनके प्रति सहयोगी रवैया अपनाया जाए और संवेदनशील होना चाहिए। जैसे कमजोर बच्चे को डांटना नहीं है, यह समझाना उस बच्चे को समझना है कि बच्चा कमजोर है तो क्यों कमजोर है और उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। यह हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नींव है। ठीक है, आगे चौथा देखिएगा, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि बच्चे 1 में 2 में या 4 में चले जाते हैं और आपने देखा होगा बहुत से रिपोर्टर माइक लेकर पहुंच जाते हैं, पूछते हैं बच्चों को कुछ पता नहीं रहता, कहते हैं कि इस बच्चे को ये नहीं पता है, अभी इतना बड़ा हो गया, इसको जोड़ की अवधारणा नहीं पता है। तो ये जो हमारी शिक्षा नीति है वो कहती है FLN पर बल दिया जाएगा, यानी कि एक जो बुनियादी फाउंडेशनल जो लर्निंग है, एक प्रकार से बुनियादी स्तर पर बच्चे की जो समझ है और जो न्यूमरेसी है, जो गणितीय ज्ञान है, वह निर्धारित किया गया है कि जैसे किसी एक कक्षा में, जैसे कक्षा 3 तक था पहले, उसे कक्षा 2 में भी किया गया है अभी, तो कक्षा 2 तक का बच्चा किन लक्ष्यों को कम से कम प्राप्त करे गणित में और भाषा में। 2 मुख्य रूप से जो बच्चा पढ़ता है प्रारंभिक अवस्था में, एक मिनट, तो प्रारंभिक अवस्था में जो बच्चा पढ़ता है वो उसको एक बुनियादी, मतलब अगर वो बच्चा 1 में पढ़ रहा है तो आप एक शिक्षक के रूप में इसके पहले प्रेरणा लक्ष्य पर काम कर रहे थे, प्लस पर आप काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से उसमें भी एक लक्ष्य निर्धारित किया था और उसी लक्ष्य को देखते हुए अध्यापक के द्वारा कार्य किया जा रहा था। तो वो जो लक्ष्य था वो एक्चुअली इसी शिक्षा नीति के सिद्धांतों के आधार पर सरकारों के द्वारा तय किया गया था। जैसे कक्षा 3 तक पढ़ना लिखना और गिनती आना अनिवार्य है। अगर नींव बच्चे की मजबूत नहीं होगी तो इमारत टिक नहीं पाएगा, या आप जानते हैं तो बच्चा जो इतनी बड़ी इमारत बनाएगा, जो प्रारंभिक अवस्था है वही मजबूत रखना है। इसलिए हमें जो फाउंडेशनल लर्निंग है और जो न्यूमरेसी है उस पर जोर देने की जरूरत है, यह भी आप समझ लीजिएगा। 5वां है सभी बच्चों को सीखने के मूल कौशल देना। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे द्वारा अगर मान लीजिए बोर्ड पर एक सवाल दे दिया जाता है, तो हमने बच्चों को पढ़ाते समय जब एक सवाल दिया, कोई भी क्वेश्चन हमने बच्चों को लगाने के लिए दे दिया, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से उस सवाल को लगा लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, जो सवाल को नहीं लगा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह हुआ कि वह बच्चा अपना विकास नहीं कर पा रहा, पिछड़ रहा है अन्य बच्चों की तुलना में। तो इस प्रकार की स्थिति नहीं आनी चाहिए और इसीलिए सभी बच्चों को हमें सीखने के कौशल उपलब्ध करना चाहिए। हर बच्चा समान रूप से सीख सके, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही एनईपी कहती है। तो अब आप ये जो अक्सर आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि हम जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे तो आगे रह जाते हैं, कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं। हमें यह सोच कर चलना है कि उस पिछड़े हुए बच्चे को भी हम मुख्य धारा में लेकर आ सकें और उसे कौशल उपलब्ध करा सके, जैसे कोई बच्चा पीछे न रहे, यह शिक्षक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी बच्चे को विषय चुनने की आज़ादी होगी। अक्सर हमने यह देखा है कि हमारे यहाँ एक विषयों को लेकर बड़ा मतभेद रहा है, कुछ विषयों को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता रहा है, कुछ विषयों को कम महत्वपूर्ण समझा जाता रहा है। आर्ट्स के विषय जैसे हैं, या हमारी मानसिकता रही है या समाज में यह देखा जाता है कि फिजिक्स पढ़ाने वाला, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला ये समझता है कि वो बहुत, या ये माना जाता है कि बढ़िया सब्जेक्ट है। और अगर कोई फिजिक्स, इतिहास पढ़ता है, भूगोल पढ़ता है, जब हम लोग भी बचपन में यही समझते थे, तो आर्ट्स का जो वैल्यू है बहुत कम हो गया, पतन हुआ। साइंस का वैल्यू या साइंस का जो उत्थान है वो ज़्यादा हुआ, आपने देखा आप पिछले कुछ वर्षों में। तो कहीं ना कहीं ये विषयों में अगर देखा जाए तो कला एक विषय भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत तुच्छ विषय है, लेकिन हमारे समाज में जो धारणा बनी है उस चीज़ को दूर करना है। जो लचीलापन होना चाहिए, आर्ट्स वाला बच्चा, इसमें जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, इसमें ये वाला पॉइंट भी जुड़ रहा है कि कला और विज्ञान के बीच की दूरी को समाप्त किया जा रहा है और बच्चा, आर्ट्स वाला बच्चा विज्ञान ले सकता है और आर्ट साइंस को अलग अलग नहीं बल्कि अब जोड़ कर पढ़ाया जाएगा। जैसे आपने 12वीं में देखा हो, बच्चे बायोलॉजी लेते हैं तो फिर मैथ नहीं ले सकते, दोनों परीक्षाएं एक ही दिन कर दी जाती हैं तो बच्चे उसमें एक ही विषय चुन पाते हैं। तो कहीं ना कहीं विषयों की पाबंदी है ना। अगर मान लीजिए 12वीं में अगर आपकी इच्छा हो कि मैं बायोलॉजी भी पढ़ लूँ और मैथ भी पढ़ लूँ, तो शायद आज के परिवेश में अभी आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है तो धीरे धीरे संशोधन हो रहा है, लेकिन आप आज के 5 साल 10 साल पहले जब हम लोग बच्चे थे और 12वीं में पढ़ते थे तो कोई एक ही विषय का हम चयन कर पाते थे, क्योंकि विषयों को लेकर काफ़ी दूरी थी। तो उस दूरी को समाप्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं, यह भी शिक्षक ध्यान देंगे। पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम में संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है, यानी कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, किताबी बच्चे का विकास अगर होगा तो अन्य भी गतिविधियां हैं। खेल के माध्यम से अनुभव आधारित शिक्षण हम बच्चों को दे रहे हैं, बच्चा कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अपना विकास करता है। खेल से
पढ़ाई से इतर जो गतिविधियां करता है उसे भी कक्षा में हमें सपोर्ट करने की, विद्यालय में सपोर्ट करने की जरूरत है। यह भी हमको समझना है। जैसे पढ़ाई के साथ खेल, कला और अन्य गतिविधियां भी जरूरी हैं, केवल किताब नहीं, गतिविधि भी शिक्षा है। आगे है रटंत शिक्षा की जगह समझ आधारित शिक्षा। हम लोग जब बच्चे थे या हम आज के 10 साल 15 साल पहले आपने देखा कि इस चीज पर ज्यादा बल दिया जाता था। बच्चे रट रहे हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, बच्चे रट रहे हैं 2 4 जा का मतलब ही नहीं पता है। अब इस चीज को रटने की बजाय समझने पर जोर दिया जा रहा है। यानी बच्चे को अगर आप 2 4 जा बता रहे हैं तो आप 2 4 जा इस तरह से बता देंगे कि 2 2 अंडे 4 बार, देखो ये 2 2 तो 2 अंडे 4 बार, 2 4 बार हुआ तो कितना हुआ, 8 हुआ। तो बच्चा जो 2 4 जा 8 इस तरह से बोलता है, उसको वो कंसेप्चुअल या विजुअलाइज करेगा इस तरह से, तो ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा। और यही हमारी एनईपी कहती है कि याद करना नहीं बल्कि समझना जरूरी है। सूत्र याद करने से बेहतर है कि उसका प्रयोग हम समझा दें। ठीक है, आगे देखिए बहुविषयक शिक्षा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी विषयों को जोड़कर पढ़ाना है। अब इसमें पर्यावरण अध्याय में भाषा, गणित और विज्ञान तीनों को ही शामिल है। जैसे मान लीजिए कि आप अंग्रेजी ही पढ़ रहे हैं, आप बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और अंग्रेजी पढ़ाते समय आपके सामने एक चैप्टर आ गया कि एक चैप्टर आ गया एयर। ठीक है, अब अंग्रेजी पढ़ाते समय आप इस बच्चे को अंग्रेजी भाषा तो सिखा ही रहे हैं, अंग्रेजी भाषा तो सिखा ही रहे हैं। अब अंग्रेजी भाषा सिखाने के साथ साथ अगर एयर आ गया तो एयर का मतलब हवा, आप समझ रहे हैं। अब बच्चे को आप हवा के बारे में जब कुछ बता रहे हैं तो हवा बच्चे के आसपास है, बच्चा अनुभव उसका लेता है, वो पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज है। तो पर्यावरण का भी ज्ञान बच्चे को हो रहा है, अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान हो रहा है। और आपने उससे वैज्ञानिक बातें कुछ बता दी, कुछ विज्ञान से संबंधित बता दी कि कौन सी हवा है, कितनी % है। अब उसको जानकारी देने लगे आप, ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, इन सब की बात करके आप उसको विज्ञान की ओर भी अगर बच्चे को लेकर आ जा रहे हैं तो यही हो गया बहुविषयक शिक्षा हमारी। तो कहीं न कहीं जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है वो इसी चीज पर जोर देती है कि विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, तभी बच्चे के लिए उसका जो है समग्र विकास हो सकता है। तो ये बहुविषयक शिक्षा है। आगे है रचनात्मक और तार्किक सोच का विकास। बच्चे सोचें, प्रश्न करें और नवाचार, क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए। आजकल आप देखते हैं इस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है, बच्चों को क्रिएटिव बनने पर फोकस किया जाता है। कॉन्वेंट स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पर तमाम अभिभावकों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा बच्चों से मंगवाया जाता है कुछ चीज। बच्चा चार्ट पेपर लेकर जाता है, बच्चा और भी बहुत से टूल्स लेकर जाता है, उसके मदद से बच्चों में एक एक्टिविटी की एक अलग से क्लास लगा दी जाती है। बच्चा उसमें अपने घर से कोई भी चीज लेकर आता है और अन्य बच्चों के साथ मिलकर आते हैं चीजें, नई नई चीजें वे सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की क्रिएटिविटी पर भी फोकस किया जा रहा है कि बच्चे की रचनात्मक शैली अगर बहुत अच्छी है तो वो भी आगे बढ़नी चाहिए। बच्चे का तार्किक सोच का भी विकास करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस तरह से आप देखें तो बच्चे सोचे, प्रश्न करें और नवाचार करें। आगे है नैतिक और संवैधानिक मूल्यों का विकास। हम सभी जानते हैं हमारे विद्यालयों में नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती है, पहले भी। उस चीज को छोड़ना नहीं है, बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो, बच्चा अपने माँ को समझे, पिता को समझे, उनका सम्मान करे, गुरु का सम्मान करे। आज के समय में हमारी एनयूपी अब कहती है कि जो गुरु है उनका सम्मान जो कहीं ना कहीं जो गिरा है उसको प्राप्त करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जो हमारे जो आने वाला भविष्य है, एक नया आकार देने का काम वो शिक्षक ही करता है, इसलिए उसका सम्मान करना जरूरी है। ये हमारी एनईपी में कही गई बात है। तो ये हमें सबसे पहले बच्चे को भी यह ध्यान देना है कि उसके नैतिक और संवैधानिक मूल्यों का विकास हो, क्योंकि वह नैतिक मूल्य उसके बेहतर रहेंगे। सम्मान कर रहा है और रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब आप उसको समझ सकते हैं अच्छा नागरिक बन रहा है देश के लिए, तो वह कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए सत्य, अहिंसा जैसा समानता है, ये सभी चीजें जो है आवश्यक हैं एक अच्छे देश के लिए। आगे है बहुभाषिकता को बढ़ावा। बच्चा हो सकता है कि अपने घर में, अपने परिवेश में अन्य भाषा बोलता हो, अपने दोस्तों से अलग प्रकार से भाषा बातचीत करता है, और जब विद्यालय में आता है तो वह सहज नहीं हो सकता है। हो सकता है कि बच्चा अभी फैमिलियर नहीं है आपकी भाषा से, तो बच्चे की जो भाषा है उसको भी सम्मान करे शिक्षक, बहुभाषिकता को बढ़ावा दे। प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो और बेहतर रहेगा। ये हमारी एनईपी कहती है कि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षण देना चाहिए और उससे कनेक्ट करते हुए अन्य भाषाओं को बच्चे को सिखाना चाहिए। जैसे बच्चा महाराष्ट्र का है तो मराठी सीखे और मराठी पहले बच्चे को मराठी पढ़ाया प्राथमिक कक्षाओं में, और जब बच्चा उसमें सहज हो जाए तो उसको फिर अन्य भाषा जैसे अंग्रेजी या हिंदी से कनेक्ट किया जाए। तो इस प्रकार से यह भाषा जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं करिकुलम कोर्स 2, उसमें भी तो आप आगे पढ़ेंगे तो हम आपको आगे और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। जीवन कौशल का विकास भी होना चाहिए। पढ़ने का उद्देश्य तो यही होता है
का जीवन के कुछ बेहतर लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकें, बच्चे जीवन के लिए तैयार हों, जीवन के सामने जो हमारी चुनौतियां हैं उसको दूर उनको पार पाने का हुनर हमारे अंदर हो, वह शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। बच्चा लाइफ स्किल जैसे संवाद, सहयोग, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्वकर्ता की भूमिका बच्चा अदा कर सके। तो इस प्रकार से जीवन कौशल का विकास करना भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी का जो है उद्देश्य रहा है या सिद्धांत है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, हम जब परीक्षा देते थे तो उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी, वार्षिक परीक्षा होती थी। आप आज के कॉन्वेंट स्कूलों में देखते हैं तो वो फर्स्ट यूनिट परीक्षा कराएंगे, फिर सेकंड यूनिट परीक्षा कराएंगे, फिर हाफ ईयरली कराएंगे, फिर थर्ड यूनिट कराएंगे, फिर फोर्थ यूनिट कराएंगे, फिर एनुअल कराएंगे। 5-6 बार परीक्षा ले लेते हैं। इसके अलावा मासिक टेस्ट भी करते हैं। तो बच्चे का लगातार मूल्यांकन करते हैं। हालांकि मूल्यांकन सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होना चाहिए, अन्य माध्यमों से भी होना चाहिए, लेकिन यह है कि सतत होना चाहिए। बच्चे क्या सीख रहा है उसका लगातार मूल्यांकन हमें अध्यापक के रूप में करना चाहिए। तो पूरे साल मूल्यांकन है, केवल परीक्षा नहीं है। जैसे गतिविधि, व्यवहार और सहभागिता भी मूल्यांकन का हिस्सा माना जाना चाहिए। इसके अलावा तकनीक का सार्थक उपयोग, आज के समय में आप देखते हैं सरकारों के द्वारा भी स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस बनाए जा रहे हैं। बच्चे उसमें और बेहतर तरीके से उस चीज को सीख रहे हैं। जैसे हम अध्यापक के रूप में अगर बच्चों को कुछ चिड़ियों के नाम पढ़ा रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि बच्चा किंगफिशर एक बर्ड है, बच्चा नहीं जानता, हमने मोबाइल का यूज किया, किंगफिशर एक वीडियो दिखाया, देखो ये किंगफिशर है, तो बच्चा तुरंत उसको बड़ा आकर्षित होकर देखने लगता है कि ये तो सर किंगफिशर जान गए, कॉन्सेप्ट उसका बेहतर बन जाता है तुरंत। ठीक है, तो अभी हमने तकनीक का यूज किया। आज के 10-15 साल पहले शायद मोबाइल उतना डेवलप्ड नहीं थी, 20 साल पहले, तो उस समय उन परिस्थितियों के बच्चों को शायद वह चीजें उपलब्ध नहीं थी। आज एआई का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो बच्चे को कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से तमाम चीजों को विजुअलाइज कराया जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है, और बच्चा और बेहतर तरीके से चीजों को समझता है। तो हमें तकनीक का उपयोग करना चाहिए। डिजिटल बोर्ड वगैरह है, मैंने आपको बताया। आगे है समावेशी शिक्षा। जो विशेष अवस्था वाले बालक हैं या बालिकाएं हैं, या कुछ ऐसे जिनको मुख्य धारा से अनेक थोड़ा बिछड़ जाते हैं, उन बच्चों को भी हमें सभी बच्चों के साथ लेकर चलना है। यानी कि हमें जो विकलांग की परिभाषा है, विकलांग बच्चों को दूर करके पढ़ाया जाता था, कि उनके लिए स्पेशल क्लासेस लगाई जा रही थी, अब उन्हें मुख्य धारा में यानी सभी बच्चों के साथ ही जोड़कर पढ़ाना है। अगर बच्चा कोई विशेष आवश्यकता वाला है, उसे भी सभी बच्चों के साथ पढ़ाना है। हाँ, अध्यापक के रूप में आप उस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हमें समावेशी कक्षा का निर्माण करना है। इसका मतलब सभी बच्चों को एक साथ लेकर शिक्षण कार्य करना है, यह हमें ध्यान देना होगा। 18वां है स्थानीय संदर्भ और संस्कृति। यानी हम बच्चे को जो भी पढ़ा रहे हैं वह स्थानीय संदर्भ से जुड़ा, उसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, ताकि बच्चा बेहतर तरीके से सीख सके। अब उत्तर प्रदेश, बिहार के बच्चे को हम संस्कृति बताने लगे कि यूरोप में किस प्रकार से लोग रहते हैं, यूरोप के बच्चे किस प्रकार से रहते हैं, तो भाई यूरोप को भी जानता ही नहीं होगा एक आधो का बच्चा अपने आसपास की दुनिया जो है उसी को जानता है, उसके माता पिता का पहनावा जानता है। अगर कोई यूरोपीय वेशभूषा पहनकर अध्यापक चले जाएंगे एक बार, या बच्चे को पहनाने लग जाएंगे, तो बच्चा स्वयं उसमें अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि वो चीज उसमें वो सहज नहीं है, परिचित नहीं है। हमें जो भी चीजें हैं उस बच्चे के वेशभूषा या जो भी उसकी संस्कृति है, उन सब को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए, स्थानीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आप बच्चे को भारत या उत्तर प्रदेश पढ़ा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के परिवेश, ग्रामीण जीवन की चर्चा कर रहे हैं, हम उसको अब बंगाल की खाड़ी पढ़ाने लग जाएंगे तो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाएगा कि क्या चीज होता है। तो जो चीजें हैं वो उसके संदर्भ में होनी चाहिए। समानता और सामाजिक न्याय, बहुत से वंचित वर्ग के बच्चे उनके लिए भी हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो सामाजिक आधार पर जो हमारे समाज में कुछ एक वर्ग है जो पिछड़ गया है, उसको भी मुख्य धारा में जोड़कर सबके साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। लिंग, जाति या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं चाहिए, यह भी एक प्रमुख सिद्धांत है, आपको ध्यान देना चाहिए। और शिक्षक को केंद्र में ही रखना, क्योंकि ये सारा काम, सारी मशीनरी फेल हो जाएगी अगर शिक्षक जाएंगे। इसलिए यह अनिवार्य है कि यार जो हमारे शिक्षक हैं उनको इस पूरी शिक्षा नीति में केंद्र में रखा जाए, क्योंकि इस पूरी नीति को लागू करने की जिम्मेदारी जमीनी स्तर पर शिक्षक की ही है। इसलिए इस नीति में शिक्षक को केंद्र में रखा गया है। शिक्षक प्रशिक्षण और सम्मान पर भी जोर दिया गया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी नीति में शिक्षक के सम्मान पर जोर दिया गया है। आगे पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था, यानी शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण की बात की गई है। नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाएगा, पारदर्शिता हमारे शिक्षा व्यवस्था में लाने का प्रयास किया गया। और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ाव भी अगला पॉइंट है। भारतीय संस्कृति और ज्ञान को शिक्षा में जोड़ने का प्रयास किया गया। पंचकोशीय विकास की अवधारणा पढ़ेंगे आप, जब बाल विकास पढ़ेंगे अध्याय 3 जब आप पढ़ेंगे, हम
तो और बेहतर तरीके से सारी चीजों को जानेंगे। उसमें भारतीय शिक्षण पद्धति पर जोर दिया गया है, तो ये भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा होनी चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। आप पिछले कुछ सालों में शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया है, जिसको आप देखते हैं कि किस प्रकार से आप कॉन्वेंट स्कूलों को देखते हैं, जहाँ जगह जगह बच्चों को तमाम चीजें जो है शिक्षा के अलावा, वो लोग कहते हैं शिक्षा के अलावा बाकी सारी चीजें विद्यालय में मिल जाती हैं। क्या पहनेगा बच्चा, क्या खाएगा, वो सारे अध्यापक वहाँ के शिक्षा मशीनरी जो है वो तय कर देती है। तो यह चीज नहीं होना चाहिए। बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा होनी चाहिए। शिक्षा लाभ नहीं सेवा है। सार्वजनिक निवेश और सहभागिता, सरकार के साथ समाज और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी हो रही है। कॉन्वेंट मर्ज किया जा रहा है, आप देखे ही हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये हमारा प्रमुख सिद्धांत है। यकीन मानिए इससे बाहर कुछ नहीं है। आप इस सिद्धांत को इतना पढ़ लेंगे, इसमें से 10-12 आप अगर परीक्षा में लिख देंगे, या आप जब करिकुलम पढ़ रहे हैं, हिंदी शिक्षण पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षण पढ़ रहे हैं, इन सभी जगह पर ये आपके काम आएगी। इसलिए आपको हमने यह बता दिया। निष्कर्ष के रूप में इस क्लास में हम लास्ट में कहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समग्र, व्यापक रूप से आप देख रहे हैं, समावेशी, सबको सम्मिलित करते हुए, बहुविषयक, सभी विषयों को कनेक्ट करते हुए और शिक्षा केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करती है। यहाँ पर केंद्र में शिक्षक को रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। और इसका उद्देश्य परीक्षा नहीं बल्कि जीवन के उपयोगी मूल्य जो आधारित और मूल्य आधारित और गुणवत्तापूर्ण युक्त शिक्षा प्रदान करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। सीरीज चलेगी, लगभग 4-5 वीडियो भी रहेगी और आपको पूरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से एकदम समझा दिया जाएगा। तो ब्रिज कोर्स की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।